Good morning, dear students. I am Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor Foods and Nutrition, Department of Home Science, Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today, I am going to discuss with you the last part of the sequel, Water Soluble Vitamins, Part 3. बच्चों, आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का आखिरी हिस्सा जो कि भाग 3 में है उसके बारे में चर्चा करेंगे. दिस टॉपिक ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स केटर्स टू द सिलेबस ऑफ बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट name is Fundamentals of Nutrition and course code is 206 of MDU syllabus, while it is also a part of BSc Home Science Semester 2 students. Subject name Basic Nutrition, course code 115 of KUK syllabus. This topic is also in the syllabus of BA3 Home Science Semester 5, course code 301 of KUK syllabus. So let's start our topic. We were left with 2 vitamins from the water soluble vitamins list. So first of all, the vitamins were B12 and vitamin B6. So the learning outcomes of this presentation will be, you will be able to describe the structure and functions of water soluble vitamins B12 and vitamin C. You will be able to identify the food sources, their bioavailability, consequences of their deficiency and toxicity, if any. You will be able to recognize the recommended amount needed during various physiological stages of life, and you will be able to appreciate their importance in relation to other nutrients. इस वीडियो और प्रेजेंटेशन के पश्चात आप सब इस चीज़ के लिए सक्षम हो जाएंगे कि आप विटामिन B12 और विटामिन सी की संरचना एवं कार्यों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा आप उनके भोज्य स्रोतों के बारे में पहचान कर पाएंगे और उनकी उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ आप इन 2 विटामिन्स विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी एवं अधिकता से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत हो जाएंगे तथा ये जान पाएंगे कि प्रतिदिन और विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं में हमें इन 2 विटामिन्स जो कि विटामिन B12 और विटामिन सी है कि कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए. इन एडिशन टू दिस, आप लोगों को इन दोनों विटामिन्स के महत्ता के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो पाएगी. So let's start our topic with vitamin B12. The scientific name of vitamin B12 is cyanocobalamin. Vitamin B12 का scientific name, रासायनिक नाम vitamin B12 का रासायनिक नाम cyanocobalamin है. In human nutrition, since its malabsorption leads to the fatal, it is a very unique vitamin because its malabsorption leads to the fatal syndrome of pernicious and megaloblastic anemias with debilitating lesions of central nervous system. ये एक बहुत ही अनोखा विटामिन है, विटामिन B12, जिसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी ठीक प्रकार से अवशोषण ना होने पर एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जो कि पर्निशियस एनीमिया के नाम से जानी जाती है. पर्निशियस एनीमिया भी एक प्रकार का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो हमने अपने पिछले भाग में डिस्कस किया था, वेयरइन द आरबीसीज गेट ग्रो इन साइज बट दे डू नॉट get maturity in functions. So as a result, the hemoglobin and oxygen carrying capacity of RBCs is reduced and it creates a negative oxygen capacity or oxygen balance in the human body, which leads to the problems with central nervous system. हमने विटामिन B6 और फोलिक अम्ल के टाइम पे ये डिस्कस किया था कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो क्या होता है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया का प्रकार है जिसमें लाल रक्त कण साइज में आकार में तो बढ़ जाते हैं परंतु उनमें परिपक्वता नहीं आ पाती, जिसके फलस्वरूप उनकी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखने की जो क्षमता है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तथा
केंद्रीय स्नायु तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो हिंडर हो जाती है। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पर्नीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का प्रकार है जिस बीमारी में या जिस लक्षण में या जिस अवस्था में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन B12 है उसका अवशोषण नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पेट के अंदर से जो इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आंतरिक कारक निकलना होता है, जो इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. So let's move to the food sources of vitamin B12. Vitamin B12 is very unique among vitamins in another sense also, because it is mostly found in foods of animal origin but not generally present in plant products. तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए विटामिन B12 की कमी काफ़ी जल्दी हो जाती है और उनके जो चांसेस हैं इस बीमारी से जूझने के वो बढ़ जाते हैं. The rich sources of vitamin B12 include liver of goat, sheep, ox and pig, and the good sources include meat, fish, egg, kidney and brain, while fair sources comprise of fresh milk, milk powder and cheese. तो आपने देखा, अगर हम विटामिन B12 के स्रोतों को देखें तो जो बहुत ही अति उत्तम उसके स्रोत हैं वो है यकृत, एनिमल्स का यकृत, जानवरों का यकृत, जो कि गोट, शीप, ओक्स या पिग का हो सकता है, बकरी, भेड़, बैल और सूअर का यकृत. इसके अलावा जो इसके अच्छे स्रोत हैं उसमें अगेन मांस, मछली, अंडा, किडनी यानी कि गुर्दा और ब्रेन यानी कि दिमाग, ये भी एनिमल के पार्ट्स हैं. जानवरों के मीट का ये हिस्सा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है. लेकिन सिर्फ फेयर सोर्सेज ऐसे हैं जो वेजिटेरियन लोग जिनका सेवन कर सकते हैं, जिसमें कि आता है ताज़ा दूध, दूध का पाउडर एवं चीज़, जो आप लोग पिज़्ज़ा पे यूज़ करते हैं. अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 प्रमोट्स द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रॉइड सेल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, RBCs, विच एक्ट ऑन अदर बोन मैरो एलिमेंट्स एंड इंक्रीजेस द WBC एंड प्लेटलेट काउंट ऑल्सो. ये सिर्फ RBCs की मेच्योरिटी में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि हमारे WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणुओं के काउंट को भी बढ़ाता है. इसका मतलब ये हमें प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं. The second function of vitamin B12 is stimulates the appetite and general health of the subject. ये किसी भी व्यक्ति की भूख को बढ़ाने का कार्य करता है तथा उसकी सामान्य सेहत को मेंटेन करने में मददगार है. It also cures neurological symptoms of pernicious anemia. It is involved in the manufacture of myelin sheath, a fatty layer which insulates the nerves. हालांकि हमें पता है पर्नीशियस एनीमिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट होता है, तो विटामिन B12 के सेवन से जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको निजात दिलाने में मदद करता है, तथा इसके साथ साथ हमारी नसों के ऊपर जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल की शीट होती है जिससे वो घर्षण से या शॉक से बचाव करती है जो नसों का, उसको बनाने में भी विटामिन B12 जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स विच मेकअप अवर DNA एंड द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल. क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोशिकाओं में जो हमारा वंशानुक्रम के लिए जो जेनेटिक मटीरियल है, जिसकी वजह से एक पेरेंट के जो गुण हैं वो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की प्रोडक्शन, DNA की प्रोडक्शन में ये मदद करता है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ कोएंजाइम फॉर वेरियस रिएक्शंस. हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ये सह एंजाइम का कार्य भी करता है. So students, these were the functions of vitamin B12. Now let's have a look on the recommended dietary allowances given by ICMR 2010 about vitamin B12 cyanocobalamin. तो cyanocobalamin पे जब हम देखते हैं, so we see that for men it is required in 1 microgram per day, and for women also it is required as 1 microgram per day, while in case of pregnancy and lactation the requirement is a little bit increased to 1.2 to 1.5 micrograms per day,
and infants require very small amount, very meager amount is required in case of infants, that is 0.2 micrograms per day, while children of 1 to 9 years require 0.2 to 1 microgram per day, and same are the requirements for boys and girls of 10 to 17 years of age, that is 0.2 to 1 microgram per day. So this is required in very meager amount, but the deficiency can lead to fatal condition. So that is why it is very necessary for all of us to incorporate vitamin B12 in our diet. स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा कि इस सारणी के अनुसार विटामिन B12 की हमें बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता है, जो ज़्यादातर 0.2 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से लेकर 1 माइक्रोग्राम प्रतिदिन तक है। केवल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 1.2 और 1.5 क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु इस छोटी सी मात्रा का हमारे भोजन के द्वारा सेवन करना इतना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत ही ड्रेस्टिक और हार्मफुल इम्पैक्ट्स को फेस करना पड़ सकता है। सो आरडी ऑफ विटामिन B12 इज़ वेरी कॉमन बिकॉज इसकी जो डेफिशिएंसी है वो ट्रू वेगन्स में ज़्यादा होती है, बिकॉज इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 माइक्रोग्राम पर डे है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लैक्टेशन में 0.5 माइक्रोग्राम से बढ़ जाती हैं। लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेगन पीपल के अंदर देखने को मिलती है। वेगन का मतलब जो लोग वेजिटेरियन डाइट पे फोकस करते हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को अवॉइड करते हैं, जो मांसाहार नहीं है और मांस का सेवन नहीं कर पाते हैं। The deficiency of vitamin B12 we have already discussed, but let's just summarize it once again. It causes pernicious anemia, wherein the lifespan of RBC comes down and shape and size of the RBCs also change. एंड साधारणतः लाल रक्तकण आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ का होता है, 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने। परंतु जब विटामिन B12 की कमी होती है तो व्यक्ति के शरीर में जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं वो जल्दी मरने लगते हैं, उनका मृत्यु दर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। और इस बीमारी के चलते, इस लक्षण के चलते उनकी शेप में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड स्किन लेजन्स, रिडक्शन इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इफेक्ट ऑन स्पाइनल कॉर्ड, टिंगलिंग, नमनेस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ लिम्स, डिप्रेशन एट्सेट्रा। इसके अलावा इस पर्निशियस एनीमिया के जो अन्य लक्षण हैं या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जब शुरुआती दौर में होती है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं त्वचा पर धब्बों का पड़ जाना, और पेट से जठर में से जो स्त्राव निकलता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस निकलती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उनकी स्त्राव जो है उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड पे इम्पैक्ट आने लगता है, और हाथों और पैरों में, लिम्स में टिंगलिंग, नमनेस, सुन हो जाना, उनका नमनेस हो जाना, और उनके अंदर छोटी छोटी सुइयां जैसे चुभती हैं वैसी फीलिंग होने लगती है, तथा कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ भी अग्रसर होने लगता है। So this was all about vitamin B12. So students, now we are going to discuss about vitamin C, which is known by the name of ascorbic acid. Vitamin C जिसको ascorbic अम्ल के नाम से साइंटिफिकली जाना जाता है, और इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एंटी स्कर्वी विटामिन के रूप में हुई थी। एंटी स्कर्वी विटामिन बिकॉज इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसका नाम स्कर्वी रोग है, उसके बारे में हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में इस विटामिन के सेवन के उपरांत, इस विटामिन को लेने के उपरांत स्कर्वी नामक रोग से छुटकारा हो पाया था या उसका इलाज हो पाया था, इसलिए इसको एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी के जो केमिकल नेम्स हैं वो एस्कॉर्बिक अम्ल और एस्कॉर्बेट हैं। ये 6 कार्बन लेक्टोन रिंग है ऑफ अल्फा कीटो एल ग्लूकोनिक एसिड। इट इज़ इनफैक्ट अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोज का एक डेरिवेटिव है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड शुगर्स इन स्ट्रक्चर। इसीलिए इसकी संरचना जो मोनोसेक्राइड यानी कि एक अणु वाले जो शुगर्स होती हैं, जो शर्करा होती हैं, उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। विटामिन सी इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर इन सम मैमल्स एंड इन द किडनी इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। विटामिन सी बहुत सारे मैमल्स यानी कि स्तनधारी पशुओं के यकृत में बनाया जा सकता है, इसका संश्लेषण हो सकता है, तथा बहुत सारे पक्षियों
और रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवरों में के गुर्दों में ये पाया जाता है। हाउएवर ह्यूमंस आर अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी, लेकिन मानव शरीर में इसका सिंथेसिस होना या संश्लेषण अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। दे आर अनएबल, वो इसके लिए सक्षम नहीं है। Now let's discuss about the food sources of vitamin C. The food sources of vitamin C are again divided into three categories: rich sources, good sources, and fair sources. Rich sources are amla and guava. Good sources are drumstick leaves, other leafy vegetables, and fruits such as cashew fruit, melons, berries, pineapple, and tomatoes. While fair sources are apples, banana, and grapes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो सिट्रस फ्रूट्स है, यानी कि खट्टे एवं रसदार फल। तो इसके जो रिच सोर्सेज हैं उसमें आते हैं आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, कीनू इत्यादि या नींबू। और जो गुड सोर्सेज हैं उसमें ड्रमस्टिक लीव्स आती हैं जो सांभर में यूज़ की जाती हैं, साउथ इंडियन आइटम है। बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कि कैश्यू फ्रूट, मेलन, खरबूजे, बहुत सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरीज, इवन ग्रेप्स ऑल्सो, एंड पाइनएप्पल और टमाटर। इसके अलावा जो फेयर सोर्सेज हैं उसमें आते हैं सेब, केला और अंगूर। यहाँ मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी। हालांकि जो फूड सोर्सेज विटामिन सी हैं वो बहुत कॉमन है, हम लोग उनको बड़े आराम से उनका सेवन कर सकते हैं, परंतु हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो विटामिन सी है वो एक हीट लेबाइल विटामिन है जो ऊष्मा के संपर्क में आने पर नष्ट होने का आमादा रखता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन रॉ फॉर्म में, कच्चे रूप में करना चाहिए, क्योंकि पकाने के बाद विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाता है, या विटामिन सी युक्त पदार्थों को बहुत कम समय तक उच्च तापमान पर पकाया जाता है ताकि जो विटामिन सी का लॉस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। Functions of vitamin C. Vitamin C plays a very important role in our human body. Its first function is defined as or enumerated as enzyme function. Vitamin C acts as an electron donor for 11 enzymes. हमारे शरीर में उपस्थित 11 एंजाइम्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है। 3 of those enzymes are found in fungi. वो फफूंदी में पाए जाते हैं इनमें से 3 एंजाइम, बट नॉट इन ह्यूमंस। लेकिन जो बाकी के 8 हैं वो ह्यूमन एंजाइम्स हैं, मानव शरीर में होने वाले हैं, जिसमें से 3 एंजाइम्स जो हैं वो हमारे जोड़ों में कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और 2 जो हैं वो कार्निटिन बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो 3 एंजाइम्स हैं दे पार्टिसिपेट इन कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन, एंड 1 इज़ वेरी नेसेसरी फॉर catecholamine norepinephrine hormone, which is synthesized for having happiness in brain, and 1 is necessary for amidation of peptide hormones, 1 is involved in tyrosine metabolism. So different important compounds के चयापचय में और उपापचय क्रियाओं में इस विटामिन सी के द्वारा बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो पाते हैं। सेकेंड रोल जो विटामिन सी का है दैट इज़ द प्रोटेक्टिव रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम को डोनेट करके एक स्टेबल एस्कॉर्बिल फ्री रेडिकल बनाता है, जो कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स को स्कैवेंजिंग एक्टिविटी यानी कि स्वीप आउट करते हैं, उनको साफ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोक्सिल रेडिकल को और सिंगलेट ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से डीएनए, प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। सो विटामिन सी एक बहुत प्राकृतिक रूप का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें बुढ़ापे के सिम्टम से बचाता है तथा हमें बहुत सारी डिजेनरेटिव डिजीजेस से बचाने का कार्य करता है, रक्षक का कार्य करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स। Ascorbate is involved in amidation, thereby conferring stability to hormones such as thyrotropin releasing hormone, adrenocorticotropic hormone, vasopressin hormone, oxytocin hormone,
एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। बेटा आपने ये जो सारे हार्मोन्स के नाम पढ़े हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड से थायरॉक्सिन निकालने का कार्य करता है, जो ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हमारी किडनीज और एड्रीनल ग्लैंड्स के थ्रू एक्चुअली निकाला जाता है, परंतु ये किडनीज में जाकर हमारी यूरिनरी सिक्रीशन को और मूत्र विसर्जन को और मूत्र को दोबारा फिल्टर करने में, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर वेस्ट ना चला जाए, उसमें बहुत मददगार सहायक होता है। वेसोप्रेसिन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो एक माता के द्वारा गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद निकलता है, जिसकी वजह से बच्चे को दुग्धपान में सहायता मिलती है। तथा कोलेसिस्टोकाइनिन हमारी इंटेस्टाइन्स में हार्मोन है, जो कि हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनके अवशोषण में बहुत मददगार सिद्ध होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अभी शेयर किया कि विटामिन सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे सेल्स के बीच में, जॉइंट्स के बीच में एक जोड़ने वाला सीमेंटिक सब्सटेंस बनाती है, जिसको कॉमन भाषा में कुछ लोग ग्रीस का नाम भी दे देते हैं। दिस विटामिन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस फॉर कैपिलरीज, teeth, bones, etc. When this vitamin is deficient in our diet, the tissues are not fully formed. तो क्योंकि ये कैपिलरीज में हमारी पतली पतली जो शिराएं और धमनियां हैं, जब वो और ज़्यादा डिवाइड होती हैं तो धागे नुमा कैपिलरीज में विभाजित हो जाती हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई हमारे प्रत्येक कोशिका को कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका से आने वाले मल मूत्र को भी उन्हीं के द्वारा कलेक्ट करके वेन्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो हमारी कैपिलरीज में, दांतों में, हड्डियों में जितना भी सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो विटामिन सी कोलेजन के फॉर्म में बनाने में मददगार है, तथा इस विटामिन की कमी के समय इन ऊतकों का सही प्रकार से संश्लेषण या फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। Next function of vitamin C is absorption of iron and incorporation of plasma iron in ferritin form. Students, आयरन जो है वो दो फॉर्म्स में हमारी बॉडी में होता है या फूड सोर्सेज में होता है, दैट इज़ फेरस एंड फेरिटिन फॉर्म। सो हमारा जो आयरन है वो एक अच्छी फॉर्म में हमारी बॉडी में अवशोषित हो सके, उसके लिए जो विटामिन सी है वो हेल्पिंग फैक्टर का कार्य करता है, वो एनहेंसिंग फैक्टर का कार्य करता है। जबकि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें हम हिंडरिंग फैक्टर्स बोलते हैं। बट विटामिन सी इज एन accelerating factor for increasing the absorption of iron in our body. Common feature of vitamin C deficiency is anemia. इसीलिए अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आयरन के एब्जॉर्प्शन न होने के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया के लक्षण जो है वो बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी में स्टेबलाइज द फोलेट इन फूड, वो फॉलिक अम्ल को भी बचा के रखता है, इस वजह से भी एनीमिया से बचाता है। एंड इन प्लाज्मा विटामिन सी प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल नॉन हीम आयरन पॉसिबली बाय चिलेशन और सिंपली बाय मेंटेनिंग द आयरन इन द रिड्यूस्ड और फेरस फॉर्म। हमारी बॉडी में फेरस फॉर्म में लोहे की एब्जॉर्प्शन हो सकती है जिसकी वैलेंसी Fe2 पॉजिटिव होती है, जबकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें आयरन या लोह तत्व जो है वो फेरिक फॉर्म में मिलता है, विच इज़ Fe3 पॉजिटिव। सो विटामिन सी हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ विटामिन आयरन फ्रॉम फेरिटिन टू फेरस फॉर्म, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन सी है वो आयरन को फेरिक से फेरस फॉर्म में परिवर्तित करने में मदद करता है तथा हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मददगार है। Remaining functions of vitamin C include reduced cancer risk. ऐसा पाया गया है कि concentrations of vitamin C appear to be high in gastric juice. Vitamin C present in gastric juice prevents the formation of nitroso compounds which are potentially mutagenic, जो कि कैंसर में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, म्यूटाजेनिक होते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं। हाई इंटेक्स ऑफ विटामिन सी इज कोरिलेटेड विद रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक कैंसर रिस्क। ये पेट के कैंसर से बचाता है, बट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हैज़ नॉट
येट बीन एस्टेब्लिश्ड, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पुख्ता रिसर्चेज नहीं हो पाई हैं, बट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ इंडिकेट दैट ऐसे लोग जो अपनी डाइट में हाई विटामिन सी कंटेंट का सेवन करते हैं उनको कैंसर का खतरा कम होता है, स्पेशली फॉर द कैंसर्स ऑफ माउथ, ओरल कैविटी हमारे गुहा के थ्रू, एंड ईसोफेगस गले का कैंसर, और स्टमक, कॉलन एंड लंग कैंसर। हर तरह के कैंसर से इन पांचों तरह के कैंसर से बचाने में ये मददगार है। Then next function is hydroxylation of aromatic nuclei. Ascorbic acid plays a central role in the hydroxylation of deoxycorticosterone, hydroxylation of tryptophan to 5-hydroxytryptophan and phenylalanine to टायरोसिन। बहुत सारे अमीनो अम्लों के इंटर कन्वर्जन में ये मदद करता है, इसलिए विटामिन सी हमारी बॉडी की प्रोटीन्स के ट्रांस एमिनेशन में और अमीनो अम्लों के कन्वर्जन में मददगार साबित होता है। Last function is bone formation. Ascorbate is vital for bone formation. In its deficiency, though calcification is unaffected, but the formation of bone matrix and ground substance is defective. तो जो बोन्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं वो इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं द एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड हिस्टोलॉजिकली फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बोन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है, क्योंकि उसमें ओसिफिकेशन फैक्टर नहीं आ पाता। सो विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड बोन फॉर्मेशन। हड्डियों के निर्माण में भी बहुत अहम भूमिका है विटामिन सी की, इसलिए हमें इसका सेवन नित्य प्रति करना चाहिए। लास्ट फ्यू फंक्शंस ऑफ विटामिन सी आर वुंड हीलिंग, क्योंकि ये विटामिन सी जो है हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है। इसके साथ साथ विटामिन सी डेफिशिएंसी होने पर जो ज़ख्म है वो देरी से भरते हैं, क्योंकि कोलेजन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, सीमेंटिंग सब्सटेंस नहीं बन पाता। रैपिड हीलिंग ऑफ वुंड्स रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू ऑन द स्कार। चोट के स्थान पर हमें बहुत जल्दी सीमेंटिंग सब्सटेंस की आवश्यकता होती है जो विटामिन सी के द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए विटामिन सी की कमी के समय हमारे जो ज़ख्मों का भराव है वो देरी से होता है। It also helps in cholesterol metabolism. Vitamin C plays a protective and curative role in diseases resulting from atherosclerosis through its effect on cholesterol metabolism. It protects low density lipoproteins against oxidation. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत होने से बचाता है तथा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस जो हमारी धमनियों में और शिराओं में सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा के जमाव के कारण हो जाती हैं उनके इफेक्ट को कम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में इसके रोल के कारण ये हमें हृदय संबंधी रोगों से भी बचाव प्रदान करता है। Students, these were the functions of vitamin C. So now let's have a look on the daily requirement or recommended dietary allowances as given by ICMR in its report of 2010 regarding the requirement of vitamin C. Vitamin C एस्कॉर्बिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो अधिकतर एज ग्रुप्स में 40 मिलीग्राम्स पर डे है। आप देख सकते हैं मेन के केस में, विमेन के केस में विदाउट एक्टिविटी डिफरेंस इट इज़ 40 मिलीग्राम स्टेबल, वाइल इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इट इज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि यहाँ पे वही रिलेशनशिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, भ्रूण की ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जो लौह तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे ने अपना 6 मंथ का स्टॉक लेकर जन्म लेना होता है, तो उस स्टॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी होती है। इसके अलावा सीमेंटिंग सब्सटेंस, बोन फॉर्मेशन, जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं उनमें से काफ़ी फंक्शंस ऐसे हैं जो गर्भावस्था और धात्री माता के केस में हमें विटामिन सी की महत्वता के बारे में बताते हैं। सो इस महत्व को ध्यान में रखते हुए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 60 मिलीग्राम्स और 80 मिलीग्राम्स पर डे हो जाती है। इन एडिशन टू दिस जो इन्फेंट्स हैं उनको 25 मिलीग्राम्स लेना है, लेकिन बच्चों से लेकर 1 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों में, यूथ में, युवावस्था में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में दिस इज़ 40 मिलीग्राम्स पर डे। क्योंकि ये एक जल में घुलनशील विटामिन है तो इसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है वो 40 मिलीग्राम्स तो स्टैंडर्ड है, एंड दीज रिक्वायरमेंट्स गो अप टू 80 मिलीग्राम्स इन केस ऑफ लैक्टेशन एंड 60 मिलीग्राम्स इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में 60 मिलीग्राम और धात्री माता के केस में 80 मिलीग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन सी की कमी
अब हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन सी की कमी को स्कर्वी नामक रोग से जाना जाता है। हमने इस विटामिन की स्टार्टिंग में इस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से जाना था। स्कर्वी इज ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन सी। जब हम अपर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करेंगे तो हमें स्कर्वी नामक रोग से जूझना पड़ सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन ऑफ स्कर्वी इज स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है कि जो हमारे मसूड़े हैं, दांतों के जो मसूड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें से खून आने लगता है। द गम्स आर स्वोलन, उनमें सोजिश आ जाती है, पर्टिकुलरली इन द रीजन बिटवीन द टीथ। दांतों के बीच में जो गम्स का हिस्सा होता है वो स्वेल हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ गम्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, रिसाव होने लगता है, रेशा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में दर्द फील होने लगता है। वी फील intolerable pain in the gums. Tiny spots may be seen on the skin above the knees. घुटनों के ऊपर छोटे छोटे निशान पड़ सकते हैं स्किन पे, एंड ऑन द लोअर पार्ट्स ऑफ द थाइज ड्यू टू ब्लीडिंग, क्योंकि थाइज में हमारी जांघों में भी छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो रुक गया है। There may also be anemia due to associated iron or folic acid deficiency, क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड फोलेट, इसलिए अगर विटामिन सी की कमी है तो उसके फलस्वरूप कभी कभी एनीमिया नामक रोग के लक्षण भी दिखाई देने लग सकते हैं। So this was all about vitamin C's deficiency. Students, as you all know that vitamin B12 and vitamin C are water soluble vitamins, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी या हाइपर वाइटामिनोसिस नहीं होता है। जितने भी जल में घुलनशील विटामिन है वो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर होता है तो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसलिए हमें इनकी अधिकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप लोग अब विटामिन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तो मैं अब आपके साथ कुछ MCQs शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर दिस topic and understand the concepts more clearly and prepare in better way in your examinations. So first question is, what is the richest source of vitamin C? The options are orange, lemon, guava and amla. The richest source of vitamin C is amla, so option D is correct answer. Next question is, dash is the scientific name of vitamin B12. The options are thiamine, riboflavin, cyanocobalamin and niacin. Cyanocobalamin is the scientific name of vitamin B12, hence the right answer is option C. Deficiency of vitamin C causes dash. A. Scurvy, B. beriberi, C. rickets, D. goiter. Deficiency of vitamin C से जो रोग होता है उसका नाम है scurvy, इसलिए ऑप्शन A सही उत्तर है। Ascorbic acid is the scientific name of vitamin dash. एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन डी? हम पढ़ चुके हैं विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक अम्ल है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर विटामिन सी? विटामिन सी की नित्य प्रति कितनी क्वांटिटी या मात्रा आपको सेवन करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज 50 milligrams, 80 milligrams, 25 milligrams and 40 milligrams. The right answer is option D, 40 milligrams per day, जो एवरेज है। लेकिन प्रेगनेंसी में 60 milligrams और धात्री माता के केस में 80 milligrams. नेम द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? किडनी, लिवर, ब्रेन और मिल्क। हमने पढ़ा था यकृत यानी कि लिवर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B12 का अति उत्तम स्रोत है। विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड विद ब्लीडिंग गम्स? जब हमारे मसूड़ों में से खून आता है तो हम कौन सी विटामिन डिफिशिएंसी को फेस कर रहे होते हैं? द आंसर्स ऑप्शंस आर स्कर्वी, रिकेट्स, ए राइबोफ्लेविनोसिस और बेरीबेरी। स्कर्वी इज द राइट आंसर। स्कर्वी के रोग में हम अपने गम्स में से रक्त के स्राव को महसूस करते हैं। नाउ taking you towards important questions from test purposes in your with this topic. The question 1 is, list the food sources of ascorbic acid. ascorbic अम्ल के भोज्य स्रोतों की आपको लिस्ट देनी है जिसमें आपको उनको कैटेगराइज करना है into rich, good and fair sources. List the functions of vitamin B12. vitamin B12 के कार्यों की सूची बनाएं, सभी कार्यों को डिटेल में एक्सप्लेन करें। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दी गई दो स्टेटमेंट्स के कारण बताने हैं। फर्स्ट इज, व्हाई डज अ सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ
Either folic acid or vitamin B12 lead to megaloblastic anemia. फॉलिक अम्ल या विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन दोनों कमियों के वजह से हमारे जो सेल्स हैं, RBCs हैं, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन मेच्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके फलस्वरूप हमें एनीमिया से जूझना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एस्कॉर्बेट इज कॉल्ड एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इस स्टेटमेंट के आंसर में आपको विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, फ्री रेडिकल्स को कन्वर्ट करता है, स्कैवेंज करता है और हमें ऑक्सीडेशन के दुष्प्रभावों से बचा के रखता है। Next question is, discuss the functions of vitamin C. You have to give the details of all the functions of vitamin C. आपको विटामिन सी के सभी कार्यों का वर्णन अच्छे से देना है इस क्वेश्चन के उत्तर में। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग के ऊपर टिप्पणी करनी है जिसमें आपको उसका कॉज, उसके सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन सब कुछ अच्छे से समझाना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ विटामिन B12 and vitamin C. My great special thanks to eGyanKosh portal of IGNOU New Delhi. The preparation of this presentation would not have been possible if these materials on vitamins and micronutrients would not be available on their online portal. And I am suggesting you certain suggested references and suggested readings for your future references, जिसमें जो आपकी 5-6 books हैं which include Bamji MS, Rao NP and V Reddy's textbook of human nutrition, ICMR's nutrient requirements of 2010 and Subhangini Joshi's nutrition and diet textbook, also human nutrition book of Subhangini Joshi and nutrition science book of B Sri Lakshmi, जिसमें से आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल in your exams. So thank you so much for your patient listening. See you soon with the next presentation. Bye-bye.